प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। थैंक यू सर। कंफर्टेबल? जी सर। चलिए एक संक्षिप्त परिचय दें आप बिना अपना नाम बताए। सर मेरी स्कूलिंग मेरे गांव से ही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। 10th और 12th मैंने वहाँ से की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन महाराजा महाविद्यालय जयपुर से कंप्लीट की और राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही मैंने बाद में बीएड कंप्लीट करने के बाद में मैं भी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और वहीं के आसपास आप जी सर, काम कर रहे हैं। अपने पंचायत समिति और राजस्थान का एक काफी पुराना संबंध रहा है। जी सर। उसके बारे में बताएं। सर पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो राजस्थान से ही मानी जाती है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से इसका प्रारंभ किया था और उसके बाद से ही पंचायती राज व्यवस्था का पूरे भारत में शुभारंभ किया गया था। कौन थे उस समय मुख्यमंत्री हमारे? सर श्रीमान मोहनलाल सुखाड़िया जी। और कहाँ के थे वो? सर उदयपुर से थे। चलिए भीलवाड़ा के बारे में बताएं। भीलवाड़ा की जो मेजर एक सोर्स ऑफ इनकम है वो है टेक्सटाइल। जी सर। टेक्सटाइल्स के लिए कहा जाता है कि वहां की हवा में नमी होनी चाहिए। जी सर। क्या ये सही है? भीलवाड़ा में कोई नदी है या कोई तालाब है जिसकी वजह से नमी रहती है? सर पहला तो जो है राजस्थान की ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भीलवाड़ा है वो उपाद्र जलवायु के अंतर्गत आता है। इस वजह से वहाँ टेम्परेचर भी अदर राजस्थान से तुलनात्मक रूप से कम रहता है। दूसरा, वर्षा भी यहाँ पर मध्यम होती है, 60 से 80 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा होती है। और साथ में यहाँ नदियों का जाल बसा हुआ है सर, जैसे चंबल है और साथ में माही है, सॉरी चंबल, खारी और कोठारी, इस तरह की नदियों का जाल है जो और डैम्स भी बने हुए हैं जो कपास की खेती को और जो इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है उसके लिए जिम्मेदार है। नदियों के बारे में इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है हमारी और जी सर। नदियों का प्रोजेक्ट राजस्थान के अंदर भी चल रहा है। जी सर। अपन राजस्थान की बात करते हैं। 2 प्रोजेक्ट्स है, पीकेसी और ईआरसीपी। जी सर। ये क्या आपस में कनेक्टेड हैं या अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है? सर दोनों आपस में कनेक्टेड है। जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है उसको ईआरसीपी कहते हैं और पीकेसी जो है पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने के लिए चलाया गया है। और इसी को एक्सटेंडेड करके पीकेसी को जो पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों की जो नदियां हैं उनमें मानसून के समय पानी को पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। एक सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन है नीरा के नाम से, सुना है आपने? नीरा से क्या मतलब निकलता है वैसे, ये बताएं। सॉरी सर, इसके बारे में नीर से नहीं सर, नहीं समझ पा। नीर तो हिंदी का शब्द है और नील सर मैंने नील की खेती के संबंध में नीर, सॉरी सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए आप मुझे ये बताएं, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, उसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया है ईआरसीपी को। जी सर। फाइन। तो फंडिंग की प्रॉब्लम भी काफी हद तक सुलझ गई है। पर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप ये बताएं उस प्रोजेक्ट की वजह से क्या क्या परेशानियां और प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी? सर मेजर प्रॉब्लम्स जो पहले इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करने से संबंधित थी उसको सुलझा लिया गया है और साथ में मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य कुछ विवाद थे, इसको लेके वो भी सुलझा लिए गए हैं। लेकिन अभी सर इसके लिए एक तो नदियों से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में है, जैसे बांध के निर्माण हो गया और साथ में कुछ कैनाल्स डेवलप करने से संबंधित प्रॉब्लम्स जैसे भूमि अधिग्रहण हो गया, उससे रिलेटेड आ सकती है। बाद में कृषि के लिए जल उपलब्ध करवाना और पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाने से संबंधित, जैसे कृषि को ज्यादा उपलब्ध करवाना हो या जलापूर्ति के लिए ज्यादा उपलब्ध कराना हो, इससे रिलेटेड चैलेंजेस आएंगे। नहीं, लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, सामाजिक प्रॉब्लम्स होंगी, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी, उसके बारे में बताएं। सर पहला तो जैसे बांध डेवलप करने पड़ेंगे तो लोगों को विस्थापन से रिलेटेड समस्याएं आएगी, तो उनको सर पहला
अन्य स्थानों पर भूमि उपलब्ध करवाने के लिए और पीएम आवास के माध्यम से आवास उपलब्ध करवाने जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है। दूसरा, पर्यावरणीय समस्याएं आएगी, जिसमें कई वनों को काटना पड़ सकता है या फिर भूमि का क्षरण भी हो सकता है। तो इसके लिए जैसे एक पेड़ माँ के नाम और वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं, तो उसके आसपास क्षेत्र में और अन्य स्थानों पर भी वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा सकता है। और सामाजिक, जैसे दो जिलों के मध्य हो या फिर कम्युनिटीज के मध्य हो, सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं, तो इन तनाव को रोकने के लिए प्री प्लान्ड होकर कार्य करना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे, क्या कोई ये टाइगर रिजर्व और ये भी इसमें प्रोजेक्ट से डिस्टर्ब होगा? जी सर, इस एरियाज के अंदर राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट भी है, और जैसे रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है, और आगे से सवाई माधोपुर और उस एरियाज में भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, और अन्य जैसे मुकंदरा हिल्स है, ये कुछ अभ्यारण्य भी इस क्षेत्र में आते हैं। गुड सर, आप आपका जो पद नाम है पहले ग्राम सेवक हुआ करता, तो वहाँ से वीडियो कर दिया गया। जी सर। क्या रीजन है इसके पीछे में? सर, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। पहला सर, पंचायत क्षेत्र में भी एक पद और है, कृषि पर्यवेक्षक है, उसको भी ग्राम सेवक के नाम से बोला जाता था, तो इनके नाम में कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। दूसरा, ग्राम विकास अधिकारी पद के लिए ग्राम पंचायत में कुछ अधिनियमों के माध्यम से अधिकृत कार्य दिए गए हैं, तो जिस भी एक्ट के माध्यम से किसी को अगर कार्य दिए जाते हैं तो अधिकारी से संबोधित किया जाता है। दूसरा, सेवा कार्य के साथ साथ में विकास संबंधी गतिविधियां भी ये संचालित करता है। इस वजह से विकास अधिकारी ग्राम और गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो ग्राम विकास अधिकारी। और दूसरा सर, कैडर में एकरूपता करने के लिए इसके जो उच्चस्थ अधिकारी है उसको सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी और विकास अधिकारी और इन नामों से पुकारा जाता है, तो कैडर में एकरूपता के लिए भी इसका नाम परिवर्तन जायज है। ठीक है। अभी भीलवाड़ा में जिला परिषद जो है उसमें कितने सदस्य हैं टोटल? सॉरी सर, इस बारे में मैंने। अच्छा, पंचायत समिति कौन सी लगती है आपको? सर आसिम। आसिम। कौन है प्रधान अभी? सर अभी सीता देवी खटीक है। ठीक है। और आपके सरपंच कौन है? सर महिला या पुरुष है? नाम नहीं बताया कोई दिक्कत? सर पुरुष सरपंच है। आपका काम क्या रहता है वहाँ पंचायत में? सर, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत में कार्य काफी व्यापक है, जिसमें पहला काम पंचायत के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका संधारण, उनकी अभिरक्षा करना। दूसरा, विकास संबंधी गतिविधियों को संचालित करना और सभी सरकार की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। और ग्राम सभा और जो पंचायत की कोरम होती है उसके सचिव के तौर पे कार्य करना, मुख्यतः सारे कार्य। आपके विभाग का पूरा नाम बताओ। सर, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जो है वो कौन कौन सी योजना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? सर, शिक्षा के क्षेत्र में एक तो मिड डे मील योजना है जो ग्राम पंचायत के निर्देशन में चलाई जाती है। दूसरा, शिक्षा जो प्रवेशोत्सव है उसके अंदर भी ग्राम सभा के माध्यम से कार्य संचालित किए जाते हैं। और सर अभी मिड डे मील स्कीम में कोई सुधार आप बताना चाहेंगे? सुधार किया जा सकता है? सर, मुझे लगता है कि अभी काफी अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या लाभ हुए मिड डे मील से? सर, सबसे प्रमुख लाभ तो इस योजना का जो उद्देश्य था, जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो बढ़ाने का था, उसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर काफी वृद्धि हुई है। और दूसरा, स्कूलों में जो बच्चे थे उनके ग्रामीण क्षेत्र में कुपोषण के शिकार हुआ करते थे, इससे इनमें काफी सुधार आया है। सर, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? सर, ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो वयस्क मतदाता होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं। इसकी मीटिंग साल में कितनी बार करवाई जाती है या करवानी अनिवार्य है? सर, संवैधानिक तौर पे इसकी मीटिंग 2 बार करवाना अनिवार्य है, लेकिन इसको वर्तमान में 4 बार करवाया जा रहा है। तो क्या नियम है इसकी मीटिंग को लेकर? क्या प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं? सर, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स है, जैसे एक तो पंचायत के सार्वजनिक स्थानों पर इसको करवाया जाएगा। अगर ग्राम पंचायत के एरिया में कोई भी ग्राम अगर 1000 जनसंख्या से ज्यादा नहीं है तो उसको ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर संचालित किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता सरपंच महोदय के द्वारा की जाएगी। और यदि ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता है वो 1/10 लोग अगर चाहे तो ग्राम सभा किसी भी समय कंडक्ट करवाई जा सकती है। और इसको सरपंच और विभिन्न जो वयस्क मताधिकारी है उनको लगभग 1 महीने पहले सूचित करना अनिवार्य है। सरपंच अपना इस्तीफा किसको देते हैं? सर, विकास अधिकारी को। सरपंच को हटाने की प्रक्रिया क्या है?
सर सरपंच को हटाने के लिए पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 और 39 में इसकी प्रक्रिया और इसके प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं, जिसमें जो पंचायत के वार्ड पंच होते हैं वो 1/3 सदस्य सहमत होने के बाद में अविश्वास प्रस्ताव उसके विरुद्ध लाया जा सकता है। और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है 3/4 बहुमत से, तो सरपंच को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। और पहले ये प्रक्रिया संभागीय आयुक्त के माध्यम से संचालित की जाती थी। वर्तमान में इसको पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास के माध्यम से संभागीय आयुक्त को डायरेक्ट किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र की वर्तमान में क्या क्या मुख्य चुनौतियां या समस्याएं हैं? सर ग्रामीण क्षेत्र की सबसे पहली समस्या स्वच्छता को लेकर है, दूसरी योजनाओं के बारे में जागरूकता को लेकर है, विकास संबंधी अल्प विकास जो प्रॉब्लम्स है वो मुख्य समस्या है, बेरोजगारी और गरीबी भी काफी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आप क्या समझते हैं? सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसी भी उद्योग या वाणिज्य को अपने उद्योग लगाने और उसको आगे प्रसारित करने से सुविधाएं जो प्रदान की जाए या काफी इजीनेस डेवलप की जाए। ठीक है। अभी जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर जो चल रहा है, उसमें बहुत सारी चाइना की कंपनियां, जी सर, यूएसए की कंपनियां और बाहर की यूरोपियन कंपनियां चीन को छोड़ करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कहीं और शिफ्ट कर रही हैं। जी सर। हमको ऐसे कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि वो कंपनियां भारत को अपने डेस्टिनेशन के रूप में देखें? जी सर, सबसे पहला यह है कि कर प्रस्ताव जो है सरकार के, उनको करों को नॉर्मलाइज किया जाना चाहिए। दूसरा, जो कॉरपोरेट टैक्स है उसमें कमी लाई जानी चाहिए, जो सरकार प्रयास भी कर रही है इसके लिए। तीसरा सर, जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है उसको या तो इजी बनाई जानी चाहिए या फिर उसमें ऑनलाइन प्रोसेस करके सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे सिस्टम्स किए जाने चाहिए। आपने कर प्रस्ताव के बारे में बात की, जो ये टैक्स रेजिम है इसको सरल बनाया जाए, इसमें कहाँ दिक्कत है? आपको क्या समस्याएं दिखाई देती है अभी? सर जैसे कुछ पुरानी कंपनियां हैं उन पे कॉर्पोरेट टैक्स अभी भी ज्यादा लगाया जाता है। एक उसको थोड़ा, जैसे नई कंपनियों के लिए 22% का रूल किया है, लेकिन जो पुरानी कंपनियां हैं उनके ऊपर अभी भी ये ज्यादा लगाया जाता है। साथ में जीएसटी के जो पैरामीटर्स है उनमें कॉम्प्लिकेशन है अभी भी, उसको और जनरलाइज बनाया जाना चाहिए। चलिए ठीक है। आपके अनुसार नैतिक व्यक्ति कौन होता है? सर जैसे कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं, जैसे अच्छा बुरा या सही गलत का अंतरात्मा के माध्यम से, या फिर जो एस्टेब्लिश्ड एथिकल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर वो सही आचरण करता है तो। स्टैब्लिश्ड, आपने रूल्स के बारे में बात करी, तो ये तो सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करते हैं। जी सर। जैसे बहुत सारी सोसाइटी या बहुत सारी जगह ऐसी है, जैसे पाकिस्तान की ही बात करें तो वहाँ पे टेररिज्म एक्टिविटी जो है उसको नॉर्मलाइज किया हुआ है। जी सर। तो उनके हिसाब से तो वो कुछ गलत कर ही नहीं रहे, तो वो तो फिर नैतिक है। सॉरी सर, जैसे एक मापदंड लगाया जा सकता है कि सभी लोगों की हितों को ध्यान में रखते हुए जो व्यक्ति कार्य करे या अधिकतम लोगों के सुख के लिए कार्य करे। चलिए, नैतिकता का निर्धारण कौन करेगा या कौन कर सकता है आपके हिसाब से? कौन बताएगा कि ये नैतिक है नहीं है? सर इसके लिए कुछ परिस्थितियां हो सकती है, सॉरी, इसके लिए कुछ मापदंड हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति हो सकता है, और या जो वो कार्य करे उसको देख के कुछ परिस्थितियां होती है उसके अनुसार भी लगाया जा सकता है, उस कार्य के परिणाम को देख के भी इसका। मतलब कौन करेगा इसको, डिसाइड कौन करेगा? सॉरी सर, इस बारे में मैं भी एक्चुअली सोच नहीं पा रहा। चलिए ठीक है। भूनक्शा पोर्टल क्या है? सर भूनक्शा जो किसानों की जो भी जमीनें हैं उनका ऑनलाइन डाटाबेस, नक्शा बेस मानचित्रण किया गया है उसको। तो वो क्या आम किसान जो है उस पे अपना क्या बोलते हैं जमाबंदी निकाल सकता है, कुछ कर सकता है ऐसा? सर भूनक्शा के माध्यम से आम व्यक्ति निकाल सकता है। जमाबंदी निकाल सकता है? सॉरी सर, जहाँ तक भूनक्शा से सर जमाबंदी वेरीफाइड नहीं निकाल सकते, लेकिन प्रतिलिपि उसकी प्राप्त कर सकते हैं। खसरा क्या होता है ये? खसरा सर किसी किसान का खेत का एक भाग, जो उस पूरे खाते के अंदर उसका एक भूखंड हो सकता है। खेत का एक भाग या खेत
या जमीन? सर खेत का कोई एक भाग। अच्छा, चलिए अंतिम प्रश्न है मेरा आपसे। अभी एक शब्द काफी सुन रहे हैं हम, न्यायिक अति सक्रियता। जी सर। अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को और राज्यपाल को निर्देशित किया गया जी सर। ये किसी भी कानून को साइन करने से संबंधित, ध्यान है आपके? जी सर। आपके हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो कार्य किया गया ये उचित था? यदि था तो क्यों, और यदि नहीं था तो क्यों? सर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नर के लिए जो बिल पे कंसेंट देने से संबंधित जो टाइम पीरियड तय किया गया है 3 माह का, और सर संवैधानिक तौर पे इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर के लिए टाइम पीरियड डिसाइड कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 में पूर्ण न्याय की संकल्पना दी गई है। यदि कहीं पे भी ऐसी अनियमितताएं नजर आती है जो लोगों के हित में नहीं है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेके बाउंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कार्य अनियमितता ज्यादा नजर आ रही है, जैसे गवर्नर के द्वारा बिलों को ज्यादा समय तक रोका जाता था, तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है, जो कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन इसमें विधायिका को भी और कार्यपालिका को भी इसमें रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए। रूल्स रेगुलेशंस किस बारे में बनाने चाहिए? कि गवर्नर के द्वारा बिलों को कंसेंट समय पर दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे सर राज्य से संबंधित कार्य बाधित होते हैं, क्योंकि अधिनियम उनके द्वारा बनाए दिए जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है गवर्नर की कंसेंट के बिना। ओके, तो इसके अंदर आपको ऐसा नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा ही स्थापित जो एक व्याख्या है संविधान की कि शक्तियों का पृथक्करण संविधान की एक मूल भावना है, उसके विरुद्ध जा रहा है? सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधायिका कार्यों में काफी हद तक हस्तक्षेप किया जाता है, लेकिन अगर जनहित को ध्यान में रखा जाए तो ये सकारात्मक न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है। तो इस प्रकार से तो एनजेएसी का जो गठन किया गया था सरकार द्वारा, जो कानून लाया गया था, वो भी फिर तो न्यायिक हित के अंदर, ये व्यापक जनहित में था, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने दखल मान करके नल एंड वॉइड क्यों घोषित कर दिया? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट को इस समस्या को लेकर था कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप अपॉइंटमेंट्स के लिए बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने की संभावना थी। ठीक। ये भारत में जो जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके प्रति थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट है, और देखते हैं जो पॉलिटिशियंस है इनके प्रति थोड़ा कम ट्रस्ट है। इसका क्या कारण? अगर ऐसा है तो मानते हो आप ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जी सर। सभी के प्रति सम्मान है। जी सर। अच्छा, आप महाराजा कॉलेज से पढ़े हैं? जी सर। इसके सामने महारानी कॉलेज भी था, एक। आपको नहीं लगता कोएड एजुकेशन होनी चाहिए? महाराजा महारानी अलग अलग कॉलेजेस ऐसे नहीं होने चाहिए? जी सर, कोएड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसके काफी मायने में अच्छे फायदे हैं, लेकिन प्रारंभ से इसकी जो स्वरूप रहा है वो महाराजा को। क्या फायदे हैं कोएड एजुकेशन? सर कोएड एजुकेशन से तो लैंगिक समानता बढ़ाने में फायदेमंद है। कैसे लैंगिक समानता कैसे बढ़ेगी? जी सर, अगर महिलाओं को भी पुरुषों के साथ में शिक्षा प्रदान की जाएगी तो पुरुषों में लैंगिक सहिष्णुता का भाव डेवलप होगा महिलाओं के साथ में, और महिलाओं से संबंधित मुद्दे भी पुरुषों को पता चलेंगे कि किस प्रकार से इनमें चेंजेस या फिर सुधार किए जा सकते हैं। अच्छा, कुछ नुकसान भी हैं क्या कोएड एजुकेशन के? सर न के बराबर नुकसान हो सकते हैं, जैसे कुछ मामलों में लैंगिक हिंसा बढ़ सकती है। लैंगिक हिंसा बढ़ सकती है? सॉरी सर, लैंगिक। ऐसा नहीं हो सकता कई पेरेंट्स ये सोचे कि अगर कोई गर्ल्स एक्सक्लूसिव कॉलेज नहीं होगा तो हम पढ़ाई के लिए भेजेंगे नहीं हमारे बच्चों को? नहीं सर, ऐसा नहीं सोचते कुछ अभिभावक? सर जैसे पैट्रियार्कल सोच वाले जरूर हो सकता है, लेकिन इतने वृहद स्तर पे नहीं है सर। तो राजस्थान में ऐसी सोच नहीं है जो पेरेंट्स की कही होगी, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें? जी सर, ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन इतने वृहद स्तर पे शहरों में या फिर यहाँ एस्टेब्लिश नहीं। अच्छा, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स में लिखा है कोऑर्डिनेट, कम्युनिकेट एंड मैनेज विद पीपल। जी सर। इसका क्या मतलब है? सर कोऑर्डिनेट मतलब मुझे लोगों के साथ में किसी कार्य को करने में समन्वय। अच्छा, अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें काफी प्रिपरेशंस भी की गई जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा। आप अगर एज एन एसडीएम पोस्टेड होते राजस्थान में
तो आप क्या कोऑर्डिनेट, कम्युनिकेट और मैनेज करते? सॉरी सर, समझ नहीं पाया, किनके साथ में? आप अगर एज एन एसडीएम पोस्टेड है राजस्थान में, और जैसे अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होता, तो आप कैसे कोऑर्डिनेट, कम्युनिकेट और मैनेज करते लोगों के साथ? सर, पहला जो सरकार के द्वारा प्राप्त निर्देशन है उनको लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना, जैसे भी मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट को लेके लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई गई, उसको चाहे वो सोशल मीडिया हो उसके माध्यम से, या फिर लोगों में जागरूकता डेवलप करने से संबंधित हो, या फिर गांव में इस प्रकार के अभियान चलाकर लोगों तक बातें पहुंचाने हो। और अन्य जो अधिकारी है जो वहां पर पोस्टेड है, जैसे एसडीओ से नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार या फिर पंचायती राज व्यवस्था के अंदर कर्मचारी है, उन सभी लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट करके लोगों तक जानकारियां। अच्छा, इसमें ब्लैकआउट के प्रावधान क्यों किया था? ब्लैकआउट करना चाहिए रात को कई क्षेत्रों में, ऐसा क्यों किया गया? सर, ब्लैकआउट में लाइट्स बंद की गई थी, जिसमें लाइट्स बंद करना और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। इसका क्या कारण था, लाइट क्यों बंद कराई जा रही थी? सर, परंपरागत तौर पर यह माना जाता था कि मिसाइल्स लाइट डायरेक्टेड होकर अटैक कर सकती है, तो लाइट से बचने के लिए। अच्छा, मिसाइल से ऐसा होता है कोई टेक्नोलॉजी जो लाइट को डिटेक्ट करके वहीं पे टारगेट करे? सर, ऐसा न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ा था सर, एग्जैक्ट इसके बारे में जानकारी। अच्छा, ये एयर डिफेंस कैसे काम करता है, क्या टेक्नोलॉजी? आप तो साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं। जी सर, एयर डिफेंस में सबसे पहले तो रडार के माध्यम से जहाँ से मिसाइल आ रही है उसकी लोकेशन पता की जाती है, लोकेशन के माध्यम से उसके बाद में उसकी स्पीड और उसकी दिशा पता करके जो एयर। ये रडार कैसे काम करता है? सर, रडार में, सॉरी सर, अभी। अच्छा, हमने देखा पाकिस्तान को सपोर्ट मिला टर्की और चाइना से। आपको क्यों लगता है कि टर्की ने क्यों सपोर्ट किया पाकिस्तान को? सर, तुर्की का सपोर्ट करना मुझे लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उसको लेके, जो पहले ओटोमन साम्राज्य का प्रभाव रहा है, वो एक कारण हो सकता है। तो अभी क्यों? ये तो हमेशा से ही मुस्लिम कंट्रीज रही हैं, दोनों कंट्रीज, तो अभी इनके रिश्ते इतने अच्छे कैसे हो गए? OIC कंट्रीज का नाम सुना आपने? जी सर, अभी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। वेरी गुड। अच्छा, चाइना ने क्यों किया सपोर्ट पाकिस्तान को? सर, चाइना के सपोर्ट करने के पीछे पहला तो भारत के साथ उनका प्रतिस्पर्धा हो सकती है एक, और दूसरा पाकिस्तान में चाइना के हित जुड़े हुए हैं, जैसे BRI प्रोजेक्ट का सदस्य है पाकिस्तान, प्लस CPEC कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है ग्वादर पोर्ट तक सिंजियांग प्रांत से होके, और जो पाक अधिकृत कश्मीर में उसमें चाइना की एक्टिविटीज काफी है, इनको लेके चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान के साथ रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। मॉडर्न पॉलिटिक्स और वॉरफेयर के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं काफी देर से। आपको देख के लगता है कि आप एबल बॉडीड हैं, फुल ऑफ एनर्जी हैं। अगर आप देश की सेवा के लिए जाना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए टेरिटोरियल आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? सर, इसमें आर्मी सुरक्षा अधिनियम, सर एग्जैक्ट अधिनियम में रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके माध्यम से नागरिकों की सेवाएं ली जाती है, और वो ज्वाइन करने के बाद में प्रारंभ में प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण के माध्यम से जो सेकंड लाइन है डिफेंस की, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करना चाहेंगे? बिल्कुल सर। कैसे मालूम करेंगे, क्या तरीका है इसका? सर, एक तो अभी चल भी रहा था न्यूज़पेपर के माध्यम से, और अभी शायद सर मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूँ, बट पंजाब या हरियाणा में ये प्रोसेस की गई थी ज्वाइन करवाने के लिए। राजस्थान तो अग्रणी रहा है हरदम। जी सर। पीछे कैसे रह गए आप? सर, यहाँ पे भी जहाँ तक अभी मैंने सुना है, कुछ जो पहले आर्मी में रहे लोगों की डिटेल्स मांगी गई थी इस चीज के लिए, तो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क स्थापित करके ज्वाइन कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू। आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू।